वेलकम टू ओनली आईएएस। स्वागत है आप सभी लोगों का करंट अफेयर्स रिवीजन फॉर प्रीलिम्स 2021 में। इंडियन सोसाइटी के करंट अफेयर्स के रिवीजन का ये हमारा 7वां लेक्चर है। आज के इस सेशन में हम मार्च महीने के इंडियन सोसाइटी के करंट अफेयर्स को रिवाइज करेंगे। इस सेशन का फर्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल रस आजीविका मेला 2021 के बारे में है। ये देखिए है तो एक प्रकार का फेयर बट काफ़ी इंपॉर्टेंट है बिकॉज जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं उनको डेडिकेटेड है। हाल ही में यूनियन मिनिस्टर फॉर रूरल डेवलपमेंट ने इनॉग्रेट किया सरस आजीविका मेला 2021 नोएडा हाट में। देखिए एक प्रोग्राम है जिसके तहत हम रूरल इंडिया को इन जनरल ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश कर रहे हैं। पार्टिकुलरली महिलाओं के लिए इस मेले का आयोजन किया जाता है जहां पर वर्कशॉप्स होते हैं वेरियस प्रोडक्ट्स के। जो भी सेल्फ हेल्प ग्रुप्स यहाँ पर पार्टिसिपेट करते हैं उनको ट्रेन किया जाता है, सिखाया जाता है प्रोडक्ट की पैकेजिंग कैसे करें, डिज़ाइनिंग कैसे करें, उनको कम्युनिकेशन स्किल सिखाई जाती है, सोशल मीडिया पे पब्लिसिटी कैसी की जाए। इन सभी चीज़ों को लेकर उनको एजुकेट किया जाता है, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को भी और क्राफ्ट्समैन को भी, ताकि अगर वो कोई बढ़िया प्रोडक्ट तैयार कर रहे हैं तो उसे मार्केट कर सकें, उसे लोगों तक पहुंचा सकें। तो इस मेले को ऑर्गेनाइज कौन करता है? दीनदयाल अंत्योदय योजना नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन का ये इनिशिएटिव है। ये इनिशिएटिव मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के तहत काम करता है और इसे ऑर्गेनाइज किया जाता है कापार्ट के द्वारा, काउंसिल फॉर एडवांसमेंट ऑफ पीपल्स एक्शन एंड रूरल टेक्नोलॉजी। अब ये कापार्ट है क्या? कापार्ट एक ऑटोनॉमस बॉडी है जो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के तहत काम करती है। ये एक इंटरफेस की तरह काम करता है गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस यानी कि एनजीओ के बीच में, और जो रूरल एरियाज हैं वहाँ की लाइफ को या क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करने की कोशिश करता है। ऑब्जेक्टिव बिल्कुल सिंपल है, जो रूरल वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं उनको इस प्लेटफॉर्म पर ले आकर उनकी स्किल को और इन्हेंस किया जाए ताकि वो अपने प्रोडक्ट्स को अच्छे से मार्केट कर सकें। जो बायर्स हैं और जो प्रोड्यूसर्स हैं उनके बीच में एक लिंकेज भी इस्टेब्लिश किया जाए। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सुगम्य भारत ऐप के बारे में। सुगम्य भारत ऐप हाल ही में मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ने लॉन्च की। अब जैसे आपको पता है सुगम्य भारत मिशन इंडिया में लॉन्च किया गया, जिसके 3 पिलर्स हैं: ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर, एक एक्सेसिबल एनवायरनमेंट बनाना, और तीसरा एक आईसीटी इकोसिस्टम बनाना। अब भाई क्यों ये 3 पिलर इंपॉर्टेंट है? देखिए, पहली जो ट्रांसपोर्टेशन की बात होती है, जो भी इंडिया में दिव्यांग लोग हैं उनकी ट्रांसपोर्टेशन में बहुत समस्याएं आती हैं। हमारा ट्रांसपोर्टेशन बिल्कुल भी डिफरेंटली एबल्ड फ्रेंडली नहीं है। अगर हमें बसेस हैं तो वहाँ पे रैंप्स नहीं हैं, या अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करते हैं तो वहाँ उनके लिए कोई विशेष उनको योजना में नहीं लिया जाता। दूसरा, अगर हम ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर को सुधार कर दें तो काफ़ी इजी हो जाएगा मोबिलिटी का केस, लोग इजीली मूव कर पाएंगे जिनको कुछ समस्याएं भी हैं। इसके अलावा एक एक्सेसिबल एनवायरनमेंट बनाना। एक्सेसिबल एनवायरनमेंट का बनाने का मतलब है न सिर्फ फिजिकल एनवायरनमेंट बनाना बल्कि सोशल एनवायरनमेंट भी बनाना। लोग जागरूक होने चाहिए, सेंसिटिव होनी चाहिए, ठीक है, उनको सहानुभूति भी होनी चाहिए, उनको पता होना चाहिए कि अच्छा क्या सही है क्या गलत है, किस तरह बिहेव किया जाए। और एक आईसीटी इकोसिस्टम इसलिए इंपॉर्टेंट है कि अगर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कम्युनिकेशन का आप सेटअप अच्छा बनाते हैं तो चीज़ों को काफ़ी आसान कर देता है लोगों के लिए एक्सेस करना। जो हो सकता है अलग अलग समस्याएं हो जिसकी वजह से वो कुछ चीज़ें गवर्नमेंट की स्कीम्स या फिर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके विषय में जानकारी ना हो तो वो ईजिली उनको प्रदान की जा सकती है। इसलिए आईसीटी इकोसिस्टम इसका एसेंशियल पार्ट है। तो उसी पार्ट के तहत इंडिया ने हाल ही में जो मिनिस्ट्री है सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट, इन्होंने सुगम्य भारत ऐप लॉन्च किया। किस लिए? कि भाई सेंसिटाइज करेंगे और एक्सेसिबिलिटी बनाएंगे एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन के थ्रू। तो क्या करेगा ये ऐप जो है पूरी तरह से प्रयास करेगा कि बैरियर फ्री और कंड्यूसिव एनवायरनमेंट बनाया जाए दिव्यांग जन के लिए। मतलब ऐसी हम आसपास अपने क्रिएट करें सेटअप, चाहे वो सोशल हो या फिर फिजिकल हो, यानी चाहे हम बात करें सड़कों की, गाड़ियों की, या फिर लोगों के आसपास जैसे वो बिहेव करते हैं उसके बारे में उनको भी जागरूक बनाया जाए। तो इसके 5 मेन फीचर्स हैं। जैसे कि अगर कोई किसी को समस्या आ रही है तो अगर कोई व्यक्ति दिव्यांग है और उसको कोई समस्या कंप्लेन करनी है तो कंप्लेन करने कहाँ जाएगा? ऑफिस जाना बहुत मुश्किल है, मतलब जो सरकारी दफ्तर जाना बहुत मुश्किल, तो वहाँ जाने के बदले इस ऐप के थ्रू आप कंप्लेन को रजिस्टर कर सकते हैं। और ईजी फोटो अपलोड्स हैं इसमें और जियो टैगिंग की सुविधा भी उपलब्ध है। पॉजिटिव फीडबैक्स की एग्जांपल्स, बेस्ट प्रैक्टिसेस, जन भागीदारी को बढ़ावा देना, डिपार्टमेंट्स के अपडेट, गाइडलाइंस और सर्कुलर जो भी एक्सेसिबिलिटी को लेके हैं, किस प्रकार से क्या क्या उनको फॉलो कर सकते हैं, वो क्या क्या सुविधाओं का लाभ उठा सकते हैं, क्या स्कीम्स लॉन्च करी गई हैं, उन सभी की जानकारी इस पर दी जाएगी। और एक स्पेशल फीचर दिया गया है केवल दिव्यांगजनों के लिए जो कोविड रिलेटेड इशू है उसको लेकर, कि उनके लिए क्या सुविधाएं उपलब्ध कराई गई। तो खास बात यह है कि सुगम्य भारत ऐप
केवल दिव्यांग जनों के लिए नहीं है, खास बात, आप भी इसका यूज़ कर सकते हैं, लेकिन स्पेसिफिकली टारगेटेड है उनके लिए भी कि अगर कोई उनको विशेष अपडेट चाहिए तो वो उनको भी मिलेगी और आपको भी मिलेगी, तब आप भी सेंसिटिव हो सकें, किसी को सहायता की आवश्यकता हो तो आप भी उनकी मदद कर सकें। तो ये कहानी है सुगम्य भारत ऐप की। इसके साथ जो हैंडबुक बनाई गई थी, एक हैंडबुक का नाम था फोटो डाइजेस्ट। तो फोटो डाइजेस्ट में एक तरह से पिक्टोरियल फॉर्म में तस्वीरों के माध्यम से दिखाने का प्रयास किया गया कैसे गुड ब्राइड प्रैक्टिसेस होती हैं, ताकि लोग समझ सकें किस तरह से बर्ताव करना है, किस तरह से बिहेव करना है और कैसे मदद करनी है, सहायता करनी है किसी व्यक्ति की, कोई अगर दिव्यांग व्यक्ति है तो। और वैसे तो खुद ही इतने स्ट्रांग होते हैं कि अपने आप को इजीली हैंडल कर सकते हैं, पर हम गलती से कभी कभी ऐसी एनवायरनमेंट क्रिएट कर देते हैं। एनवायरनमेंट इन द सेंस सीढ़ियाँ कैसी बनेंगी ये कोई ऊपर से लिख के नहीं है कि सीढ़ियाँ ऐसी ही बनेंगी, पर क्योंकि सिस्टम ऐसा बना हुआ कि सब ऐसा मानते हैं कि चलो ये हाइट तो सबके पास होगी, इतना तो सब कवर कर सकते हैं, तो हम सीढ़ियाँ उस अनुपात में बना देते हैं। तो ये हमारी प्रॉब्लम ऑफ कंस्ट्रक्शन है, ना कि उनकी प्रॉब्लम ऑफ इनेबिलिटी। उनकी इनेबिलिटी नहीं है बल्कि हमारी बनाई हुई फोर्स इनेबिलिटी है। अगर वो सीढ़ियों पर रैंप की सुविधा हो तो उनके पास कोई इनेबिलिटी नहीं है। तो ये सभी चीज़ों का ध्यान रखते हुए सुगम्य भारत ऐप के थ्रू और जो एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन चलाई गई है उसका एक पार्ट है। तो ये ऐप की डिटेल है जिसे आप देख सकते हैं क्या क्या सुविधाएं इसमें दी गई हैं। एक यूज़र फ्रेंडली ऐप है, इसमें आपको MIS सेक्टर, सब सेक्टर, सभी तरह के SMS की सुविधाएं जो आप एक ऐप से उम्मीद कर सकते हैं कि फोटो टैगिंग, जियो टैगिंग की बात हो, जो भी अलर्ट्स हैं वो सभी मिलते हैं। आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं रूसा के विषय में। जो राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान है, इसके तहत जो कुछ बेसिक डिटेल है इसके बारे में। हाल ही में उन्होंने नई रिव्यू मीटिंग्स करी थी जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं उन्होंने। तो क्या खास बात है इसकी, 2013 में इसे लॉन्च किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ HRD के द्वारा, या फिर अब जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन बन गई है उनके द्वारा। इसका नाम हाल में बदला है, आपने पढ़ा ही होगा। तो इसका एम क्या है? इसका एम है कि 300 से ज़्यादा 300+ जो स्टेट यूनिवर्सिटीज़ हैं या जो उनके एफिलिएटेड कॉलेज हैं उनके स्टैंडर्ड्स को बढ़ाया जाए। आपको पता है कई स्टेट यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, कई कॉलेजेस होते हैं जिनमें कैंपस तो होता है पर कैंपस में कोई लाइफ नहीं होती है। ऐसा नहीं कि वहाँ सब मरे हुए हैं, ऐसा है कि वहाँ पर एजुकेशन की फैसिलिटीज़ नहीं है। वहाँ कैंपस खोल दिया गया, क्लासेस नहीं चल रही हैं, आपको बेसिक एमिनिटीज़ नहीं है, हज़ारों बच्चे पढ़ रहे हैं कॉलेज में, एक वहाँ पे टॉयलेट नहीं है या फिर अच्छी लाइब्रेरी नहीं है। तो गवर्नमेंट ने ये मेजर लिया था कि वहाँ पर हम स्ट्रेटेजिक फंडिंग करेंगे ताकि हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को ठीक तरीके से क्रियान्वित किया जा सके, वो ठीक से काम कर सकें, अपने एजुकेशनल स्टैंडर्ड, अपनी टीचिंग स्टैंडर्ड्स को बढ़ा सकें। तो इसमें बात की गई थी कि फंडिंग की, और फंडिंग होगी कैसी, CSS यानी सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, जिसमें सेंट्रल फंडिंग है 60%, 40% है आपके स्टेट फंडिंग। और स्पेशल कैटेगरी स्टेटस के लिए जो नियम रहता है वैसा ही है, 90:1 का जो रेशियो है वो 90% सेंटर, 10% स्टेट के द्वारा। तो यहाँ पे कोशिश की गई थी कि जो अप्रेजल होगी उसके हिसाब से उनको फंडिंग दी जाएगी। यानी आप देखेंगे कि भाई इक्विटी, एक्सेस और एक्सीलेंस इन एजुकेशन को उन्होंने कैसे हैंडल किया है। तो एक आउटकम बेस्ड फंडिंग का ये मैकेनिज्म था। यानी आप देखेंगे कि भाई यहाँ पे क्या आउटकम आ रहे हैं तो उनको फंडिंग दी जाएगी, नतीजे क्या आ रहे हैं, परिणाम देखते हुए आप उनको धनराशि प्रोवाइड करेंगे। तो इसका काम ये है कि भाई एक्सेस बढ़ाना, इक्विटी बढ़ाना, क्वालिटी बढ़ाना। कैसे बढ़ाएंगे एक्सेस, इक्विटी और क्वालिटी? क्वालिटी तो आपको पता ही है, टीचिंग आप अच्छी करेंगे, अच्छी लाइब्रेरीज देंगे, अच्छी फैसिलिटीज़ देंगे। एक्सेस बढ़ाने के लिए आपको, जैसे मैंने बोला, जेंडर न्यूट्रल होना चाहिए, आपको वहाँ पर हर तबके के लोग आने चाहिए, राइट। आप किसी की तरह का कोई भेदभाव नहीं हो अगर वो किसी कास्ट या धर्म के नाम पर हो, और वो एक्सेसिबल हो, इजी हो लोगों से आके एडमिशन कराना या फिर वहाँ पे शिक्षा प्राप्त करना। इक्विटी की बात भी मैंने बोली, इसी के आसपास घूमती है, समता होनी चाहिए वहाँ। प्रयास यही है कि नए एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस भी बने, इसमें एक्सपेंड भी करें, और जो पहले से हैं वो अपनी क्वालिटी को और ज़्यादा बढ़ाएं। ये कोशिश है किसकी? राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान की। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स जो हैं उनको एजुकेशन दी जाए जो ना कि सिर्फ उनके लिए रेलेवेंट हो बल्कि देश के लिए भी रेलेवेंट हो। मतलब अगर आप इंजीनियरिंग कर रहे हैं तो आपकी इंजीनियरिंग ऐसी हो कि आपको प्रॉपरली उसके बाद जॉब मिल सके, स्किल्स आ सके, सिर्फ डिग्री ना हो। या फिर अगर आप लिबरल आर्ट्स पढ़ रहे हैं तो आपके पास कोई एक स्किल आए या फिर आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो उस टॉपिक की। तो गाइडिंग प्रिंसिपल इसके क्या है? रिसर्च, फंडिंग, इंसेंटिवाइजिंग, डिसीजन, ऑटोनॉमी, गवर्नेंस और डेवलपमेंट। तो बातें हैं कि जो हो सकता है सब इन्होंने इसमें डाल दिया है। आर्टिकल QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 के बारे में है। भारत से 12 लीडिंग इंडियन यूनिवर्सिटीज़ ने, जो हायर एजुकेशन के फील्ड में इन्वॉल्व हैं, उन्होंने इस रैंकिंग में टॉप 100 में जगह बनाई है। अब देखिए, ये जो रैंकिंग है QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021, इसे रिलीज किया जाता है एक ग्लोबल हायर एजुकेशनल कंसल्टेंसी के द्वारा, जिसका नाम है QS। QS का यहाँ पर फुल फॉर्म है क्वार्टरली साइमंड्स। इसे हर साल यानी कि एनुअल बेसिस पे रिलीज किया जाता है। 4 पैरामीटर्स का इस्तेमाल किया जाता है यूनिवर्सिटीज को इवेलुएट करने के लिए। यूनिवर्सिटी की एकेडमिक रेपुटेशन क्या है, एम्प्लॉयर की रेपुटेशन क्या है, जो रिसर्चेस उस इंस्टीट्यूशन में हो रही हैं उनका इम्पैक्ट क्या है सोसाइटी पर, और
जो रिसर्च फैकल्टी है उनकी प्रोडक्टिविटी कैसी है। इन चारों पैरामीटर्स का इस्तेमाल करके रैंक किया जाता है उस यूनिवर्सिटी को कि वो अच्छी है अथवा नहीं है। यहां पर देखिए टोटल 51 डिसिप्लिन्स या सब्जेक्ट्स आप कह लीजिए वो कवर किए जाते हैं, जिन्हें ब्रॉडली 5 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज, इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, लाइफ साइंसेस एंड मेडिसिन, नेचुरल साइंसेस और सोशल साइंसेस एंड मैनेजमेंट। क्या निकल कर आया? देखिए आईआईटी, इसमें देखिए डिसिप्लिन वाइज भी कैटेगराइजेशन किया जाता है। जैसे कि आईआईटी मद्रास को 30th रैंक मिला है पेट्रोलियम इंजीनियरिंग में, जबकि आईआईटी बॉम्बे को 41st रैंक मिली है और आईआईटी खड़गपुर को 44th रैंक मिली है मिनरल एंड माइनिंग इंजीनियरिंग में। मतलब जो इंस्टीट्यूशन होता है वो किसी न किसी फील्ड में स्पेशलाइज तरीके से बहुत बढ़िया काम कर रहा होता है। आईआईएससी बैंगलोर की बात करें तो इनको 78th रैंक मिली है मटेरियल साइंसेस में और 93rd रैंक मिली है केमिस्ट्री में। तो ये जो रैंक्स हम देख रहे थे ये वो हाईएस्ट रैंक्स हैं जो इस साल यूनिवर्सिटीज को इंडिया में मिली हैं। लाइफ साइंसेस और मेडिसिन की कैटेगरी में जो एम्स है उसे 248th रैंक मिली है। जेएनयू को 159th रैंक मिली है ह्यूमैनिटीज के फील्ड में, जबकि दिल्ली यूनिवर्सिटी को 252nd रैंक मिला हुआ है। दिल्ली यूनिवर्सिटी को 208th नंबर भी मिला हुआ है सोशल साइंसेस और मैनेजमेंट कैटेगरी में। तो हमने बात की कि वो 4 इंडिकेटर्स का इस्तेमाल तो करते हैं, इसके अलावा डिसिप्लिन के बेसिस पर भी कैटेगराइजेशन करते हैं कि कौन सी यूनिवर्सिटी किस फील्ड में बढ़िया काम कर रही है। नेक्स्ट आर्टिकल ईज ऑफ लिविंग एंड म्युनिसिपल परफॉर्मेंस इंडेक्स 2020 के बारे में है। हाल ही में मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने फाइनल रैंकिंग को रिलीज किया 2 इंडेक्स का इस्तेमाल करके, ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 और म्युनिसिपल परफॉर्मेंस इंडेक्स 2020। इसे देखिए मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने 2018 में जो कुछ उनके पास डेटा वगैरह था उसके बेसिस पर इवैल्यूएशन किया था। ये एक प्रकार का असेसमेंट टूल है। जैसे कि ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स, ये हमें ये बताता है कि किसी सिटी में जो रहना है वो कितना आसान है, कितना बेहतर है, जबकि म्युनिसिपल परफॉर्मेंस इंडेक्स बताता है कि सिटीज की जो म्युनिसिपल बॉडीज हैं वो कितना अच्छा परफॉर्म कर रही हैं वहां पर क्वालिटी ऑफ लाइफ को इंप्रूव करने को लेकर। जो अर्बन डेवलपमेंट है उसे एसेस किया जाता है इन टूल्स का सहारा लेकर। पैरामीटर्स की बात करें तो देखिए यहां पर अगर हम बात कर रहे हैं ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स के बारे में, तो ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स में हम क्वालिटी ऑफ लाइफ देखते हैं किसी भी सिटी में कितनी बढ़िया है। इसमें पैरामीटर इस्तेमाल किया जाता है जैसे क्वालिटी ऑफ लाइफ कैसी है उस सिटी की, इकोनॉमिक एबिलिटी कैसी है। क्वालिटी ऑफ लाइफ का मतलब यह है कि हेल्थ, एजुकेशन और बाकी जो बेसिक एमिनिटीज हैं, वाटर, सैनिटेशन, वो वहां पर लोगों को मिल रहा है कि नहीं, इसका 35% वेटेज होगा। इकोनॉमिक एबिलिटी का मतलब यह है कि वो सिटी जो है वो इकोनॉमिकली कितनी इंपावर्ड है, लोगों के लिए जॉब जनरेट कर पा रहा है, अपॉर्चुनिटीज दे पा रहा है कि नहीं। सस्टेनेबिलिटी का मतलब क्या है कि जो कुछ अभी वहां चल रहा है, जो भी डेवलपमेंट्स चल रहे हैं, वो लंबे समय के लिए है या फिर बस अभी के लिए है और बाद में गायब हो जाएंगे। और एक पैरामीटर होता है सिटीजन परसेप्शन सर्वे। इस सर्वे में लोगों से पूछा जाता है आपको कैसा लगता है, लग रहा है बढ़िया चल रहा है कि नहीं चल रहा है। मतलब गवर्नमेंट केवल खुद से ही कह रही है कि नहीं हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अरे लोगों को भी तो लगना चाहिए ना कि हाँ गवर्नमेंट अच्छा काम कर रही है। तो लोगों का परसेप्शन क्या है इन सभी डेवलपमेंट्स को लेकर। इस इंडेक्स में 111 सिटीज को बाइफरकेट किया गया है 2 कैटेगरीज में, मिलियन प्लस पॉपुलेशन वाली सिटीज और 1 मिलियन से कम पॉपुलेशन वाली सिटीज। इसके अलावा जो स्मार्ट सिटीज प्रोग्राम है उसमें जो सिटीज है उन्हें भी इवैल्यूएशन में लिया गया है। अब बात करते हैं यहां पर देखिए जो 2 स्पेसिफिक इंडेक्स हैं उनके बारे में, उनमें जो फाइंडिंग्स निकल के आई वो क्या निकल के आई। तो सबसे पहले ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स की बात कर रहे हैं। की फाइंडिंग में ये आया कि बेंगलुरु ने सबसे बढ़िया परफॉर्म किया है, मिलियन प्लस कैटेगरी की हम बात कर रहे हैं, और पुणे, अहमदाबाद, चेन्नई, सूरत, नवी मुंबई, कोयम्बटूर, वडोदरा, इंदौर, ग्रेटर मुंबई ये उसके बाद रहे। ये जो हम बात कर रहे हैं वो ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स के तहत बात कर रहे हैं। 1 मिलियन से कम की कैटेगरी में शिमला टॉप पर रहा, उसके बाद भुवनेश्वर, सिलवासा, काकीनाडा, सलीम, वेलोर, गांधीनगर, गुरुग्राम, दावनगिरी और तिरुचिरापल्ली ये इसके बाद रहे। बात करते हैं म्युनिसिपल परफॉर्मेंस इंडेक्स 2020 के बारे में। ये ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स के साथ ही साथ तैयार किया गया। ये जो लोकल गवर्नमेंट्स हैं वो म्युनिसिपैलिटीज में कितना अच्छा परफॉर्म कर रही हैं
अलग अलग सेक्टर्स में उसे इवेल्युएट करता है, लाइक सर्विसेज, फाइनेंस, पॉलिसी, टेक्नोलॉजी और गवर्नेंस। सिंपली इवेल्युएट करता है कि जो भी कॉम्प्लेक्सिटीज है लोकल गवर्नमेंट में, गवर्नेंस के प्रैक्टिसेस में, उसे ये कैसे सही कर रहे हैं। 111 जो म्यूनिसिपैलिटीज हैं उन्हें इसमें इवेल्युएशन में लिया गया, दिल्ली को भी अलग से एसेस किया गया है। 5 वर्टिकल एरियाज हैं जिन्हें इवेल्युएशन में लिया जाता है, सर्विसेज, फाइनेंस, पॉलिसी, टेक्नोलॉजी और गवर्नेंस। इसके बाद ये जैसे वर्टिकल का मतलब यह है कि इस लिस्ट को आप ऐसे ऐसे तैयार करिए, और अब इसके अंडर में हॉरिजॉन्टली आपको कई सारी और चीजें मिलेंगी, जिसमें 20 सेक्टर्स और 100 इंडिकेटर्स हैं जो टोटलिटी में आते हैं। इन सभी को मिलाकर, पांचों को मिलाकर उनमें ये इवेल्युएशन सारा किया गया। कैटेगरीज की बात करें तो जो असेसमेंट है एमपीआई में, वो पॉपुलेशन के बेसिस पे जैसे हम बात कर रहे थे कि वो म्यूनिसिपैलिटीज जहां पर 1 मिलियन से ज्यादा पॉपुलेशन है और जहां पर 1 मिलियन से कम पॉपुलेशन है, तो 2 कैटेगरीज में पूरा इवेल्युएशन किया गया। मिलियन प्लस कैटेगरी में इंदौर ने सबसे अच्छा परफॉर्म किया है, जबकि 1 मिलियन से कम जहां की पॉपुलेशन है उस कैटेगरी में न्यू दिल्ली जो म्यूनिसिपल काउंसिल है उसने अच्छा परफॉर्म किया है। उसके बाद तिरुपति और गांधीनगर का नंबर आता है। मिलियन प्लस वाले में इंदौर के बाद सूरत और भोपाल का नंबर है। ठीक है, हमारा नेक्स्ट आर्टिकल मिशन शक्ति के बारे में है। मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने अभी हाल ही में यह कहा कि यूपीएससी की तैयारी करने वाले बच्चों को स्कीम्स तैयार करने में बहुत दिक्कत हो रही है, इसीलिए हम वुमेन और चाइल्ड डेवलपमेंट से संबंधित स्कीम्स को 3 अम्ब्रेला स्कीम्स में कैटेगराइज कर देंगे ताकि वो इसे आसानी से पढ़ सके। निश्चित तौर पर कारण ये तो नहीं है, लेकिन हां ऐसा किया गया है। अब जो भी स्कीम्स हैं उन्हें 3 बड़ी स्कीम्स में क्लब कर दिया गया है। उन तीनों स्कीम्स का नाम है, पहला मिशन शक्ति, दूसरा सक्षम आंगनवाड़ी एंड मिशन पोषण 2.0 स्कीम या 2.0 स्कीम, और तीसरा है मिशन वात्सल्य। वात्सल्य का मतलब होता है माता पिता का प्रेम। कुल मिलाकर ये बच्चों से संबंधित स्कीम्स को कवर कर लेगा। एक एक करके बात करते हैं। पहले तो बात करते हैं मिशन शक्ति की। मिशन शक्ति में स्कीम्स कौन सी आएंगी? मिशन शक्ति में वो स्कीम्स आएंगी जो वुमेन के एम्पावरमेंट और प्रोटेक्शन से जुड़ी हुई हो। ये बात तो ठीक है, लेकिन स्कीम्स कौन सी आएंगी? तो रुकिए थोड़ा आराम से। मिशन शक्ति में 2 इंपॉर्टेंट कैटेगरीज डिवाइड की गई हैं। पहले का नाम है संबल और दूसरे का नाम है सामर्थ्य। अब ये संबल और सामर्थ्य तो ठीक है, लेकिन स्कीम्स कौन सी आएंगी? तो चलिए बता देते हैं स्कीम्स कौन सी आएंगी। पहले देखिए, जो संबल कैटेगरी है उसमें कई सारी स्कीम्स आ जाएंगी, लाइक वन स्टॉप सेंटर्स, महिला पुलिस वॉलेंटियर, वुमेन हेल्पलाइन, सुधार गृह स्कीम। इसमें उन महिलाओं के रिहैबिलिटेशन की बात की गई है जो टफ कंडीशन में रही हैं। उज्ज्वला स्कीम, जिसमें एलपीजी सिलेंडर देने की बात कही गई। ये सारी स्कीम संबल में आएंगी। दूसरा है सामर्थ्य। इस कैटेगरी में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना, ये सारी स्कीम्स आ जाएंगी। मिशन शक्ति में देखिए जो 2 अम्ब्रेला स्कीम्स हैं वो एक साथ कन्वर्ज करके चलेंगी। मिशन वात्सल्य की बात करते हैं। इसमें चाइल्ड वेलफेयर सर्विसेज से जुड़ी हुई स्कीम्स को कवर किया जाएगा, जैसे कि स्कीम फॉर चाइल्ड प्रोटेक्शन सर्विसेज, जो कि एक प्रकार की सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, वो इसमें कवर हो जाएगी। तीसरा है सक्षम आंगनवाड़ी एंड मिशन पोषण 2.0 या 2.0 स्कीम। इस स्कीम में देखिए इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम, आंगनवाड़ी सर्विसेज, पोषण अभियान और स्कीम फॉर एडोलेसेंट गर्ल, नेशनल क्रच स्कीम, ये सभी कवर हो जाएंगी। मिशन पोषण 2.0, इसमें जो पोषण अभियान और न्यूट्रिशन से संबंधित जो भी और प्रोग्राम्स हैं उनको क्लब कर दिया जाएगा, और इसके साथ एक नई स्कीम तैयार हो जाएगी, मिशन पोषण 2.0। मिशन पोषण 2.0 जो है वो जो न्यूट्रिशनल कंटेंट है, आउटरीच है उसकी, उन लोगों तक जो माल न्यूट्रिशन का शिकार है, उनकी डिलीवरी आउटकम, इन पर फोकस करेगा। अगला आर्टिकल LGBTIQ फ्रीडम जोन के बारे में है। यूरोपियन पार्लियामेंट ने अभी हाल ही में सिंबॉलिकली जो उसके 27 मेंबर ब्लॉक्स हैं उससे LGBTIQ फ्रीडम जोन डिक्लेयर कर दिया है। अब LGBTIQ का मतलब क्या होता है? ये एक टर्म है, कंपोजिट टर्म है एक पार्टिकुलर कम्युनिटी के लिए। इसका फुल फॉर्म होता है लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर, इंटरसेक्स एंड क्वीर। इसमें सभी जो इस कम्युनिटी के लोग हैं वो आ जाते हैं। मेजॉरिटी ऑफ द जो कंट्रीज हैं EU की, मतलब 27 में से 23, वो सेम सेक्स यूनियन को रिकॉग्नाइज करते हैं, मतलब मेल मेल और फीमेल फीमेल, जिसमें से 16 कंट्रीज तो ऑफिशियली सेम सेक्स मैरिज को रिकॉग्नाइज भी करते हैं। इस रेजोल्यूशन के मुताबिक जो LGBTIQ पर्सन्स हैं वो पूरे
यूरोपियन यूनियन में कहीं भी आज़ादी से रह सकते हैं, पब्लिकली अपना सेक्सुअल ओरिएंटेशन पोर्ट्रे कर सकते हैं, अपनी जेंडर आइडेंटिटी को दिखा सकते हैं बिना किसी इंटॉलरेंस, डिस्क्रिमिनेशन या परसिक्यूशन के फियर के। इस रेजोल्यूशन ने यह भी कहा कि जो अथॉरिटीज हैं सभी लेवल पे वो इस कम्युनिटी के लोगों के राइट्स को प्रोटेक्ट और प्रमोट करेंगे। इस रेजोल्यूशन को 492 जो मेंबर ऑफ यूरोपियन पार्लियामेंट हैं उन्होंने सपोर्ट किया, 141 लोगों ने इसका विरोध किया और 46 लोगों ने वोट नहीं किया। इतनी स्पेसिफाइड इंफॉर्मेशन तो काम की नहीं है। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल सीबीएसई के लिए नए असेसमेंट फ्रेमवर्क के बारे में है। सीबीएसई ने ब्रिटिश काउंसिल के साथ मिलकर क्लास 6 to 10th के इंग्लिश, मैथ्स और साइंस के लिए एक नया असेसमेंट फ्रेमवर्क तैयार किया है। ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी का जो विजन है उसकी तर्ज पर तैयार किया गया है कि हम जो स्टैंडर्ड्स हैं उन्हें ग्लोबल असेसमेंट लेवल पर लेकर जाएंगे। अब देखिए इसमें अच्छी अच्छी बातें की गई हैं सारी, लाइक टीचर्स को ट्रेन किया जाएगा ताकि वो अच्छे क्वेश्चन पेपर्स तैयार करें। असेसमेंट मेथड को भी बेहतर किया जाएगा ताकि जो स्टूडेंट्स हैं उनमें सब्जेक्ट को लेकर एक्चुअल कॉम्पिटेंसी आए, बजाय इसके कि वो चीज़ों को केवल रट लें और दिमाग में उन्हें ठूस लें। जो फ्रेमवर्क है वो एक ऐसा मॉडल तैयार करेगा जहां पर स्टूडेंट्स की कॉम्पिटेंसी ऐसी बढ़ेगी कि वो डे टू डे प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाएंगे, रैदर वो रॉट मटेरियल केवल रटे जा रहे हैं, सीखे जा रहे हैं। तो केवल अच्छी अच्छी बातें हैं। अब ये कैसे होगा ये आने वाले समय में क्लियर हो जाएगा। फर्स्ट फेज में देखिए ये केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय, सीबीएसई स्कूल जो चंडीगढ़ में है वहाँ पे इम्प्लीमेंट किया जाएगा और 2024 तक ये 25,000 जो सीबीएसई स्कूल्स हैं वहाँ पर इम्प्लीमेंट कर दिया जाएगा, जिसमें 1.32 लाख टीचर्स को और 2 करोड़ से ज़्यादा स्टूडेंट्स को शामिल किया जाएगा। नेक्स्ट आर्टिकल ट्राइबल टीबी इनिशिएटिव के बारे में है। यूनियन हेल्थ मिनिस्टर ने अभी ट्राइबल टीबी इनिशिएटिव को लॉन्च किया ताकि जो टीबी मुक्त भारत का हमारा इनिशिएटिव है हम उसे अचीव कर सकें। उद्देश्य की बात करते हैं। जो ट्राइबल टीबी इनिशिएटिव है ये ट्राइबल पॉपुलेशन में ट्यूबरकुलोसिस की प्रॉब्लम को हैंडल करने के लिए लॉन्च किया गया है। इनिशियली इसमें 161 डिस्ट्रिक्ट चुने जाएंगे। कहाँ से? 18 स्टेट से। कई सारे काम किए जाएंगे। बेसिकली देखिए वल्नरेबिलिटी मैपिंग की जाएगी, मतलब ऐसा कौन सा एरिया है जो ज़्यादा वल्नरेबल है। देखा जाएगा कि कौन से ऐसे एरियाज हैं जहां पर एक्टिव केसेस की संख्या बहुत ज़्यादा है। एट द सेम टाइम वहां पे रहने वाले लोगों के बिहेवियर में भी चेंज का प्रयास किया जाएगा ताकि वो टीबी को लेकर कम वल्नरेबल हों। टीबी मुक्त भारत इनिशिएटिव जिसके तहत भारत में 2025 तक टीबी को खत्म करना है। इस इनिशिएटिव को लॉन्च क्यों किया गया? कई सारे कारण हैं। इंडिया में ट्राइबल पॉपुलेशन 104 मिलियन के आसपास है। ये 705 ट्राइब्स में बटे हुए हैं और इंडिया की पॉपुलेशन का 8.6% कवर करते हैं। टीबी को लेकर ये काफ़ी वल्नरेबल हैं। इसके कई सारे कारण हैं। फिजिकली ये बहुत रिमोट एरिया में रहते हैं जहाँ पर बेसिक एमिनिटीज़ की कमी होती है, माल न्यूट्रिशन, रहने की कंडीशन काफ़ी पुअर और अवेयरनेस की कमी। इन कई सारे कारणों से ये टीबी की चपेट में आसानी से आ जाते हैं। लक्षद्वीप और जम्मू एंड कश्मीर का जो बडगाम डिस्ट्रिक्ट है उसे 2021 के टीबी डे के दिन टीबी फ्री डिक्लेयर किया गया है। हमारा अगला आर्टिकल है वॉश के बारे में। ये वॉश का फुल फॉर्म है वाटर, सैनिटेशन एंड हाइजीन। रिसेंटली यूएस की एक एजेंसी है जिसका नाम है सेंटर फॉर डिजीज डायनामिक्स, इकोनॉमिक्स एंड पॉलिसी। इन्होंने एस्टिमेट कॉस्ट लगाने का प्रयास किया है कि कितना खर्चा लगता है इस वॉश का जो ये मेथड है जिसमें सैनिटेशन और हाइजीन की बात करी जा रही है इसको फॉलो करने में। पर्टिकुलरली अगर इंडिया की बात करें तो यहाँ पर ऑब्जर्व करा जा रहा है जो मदर्स हैं और उनकी जो नेटल केयर है और उनका हेल्थ केयर जो सिस्टम है उसमें इम्प्लीमेंट किस तरीके से किया जा रहा है। अब हमें करंट अफेयर से ज़्यादा इस वॉश के बारे में जानकारी होनी चाहिए और इसकी जो इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है उसकी जानकारी होनी चाहिए। वॉश में बात करी जाती है कि सेफ ड्रिंकिंग वाटर मिलना चाहिए, साफ पीने का पानी, सैनिटेशन के लिए, शौचालय की शौच के लिए साफ पानी मिलना चाहिए, उसकी फैसिलिटी होनी चाहिए और जो बेसिक हाइजीन है जैसे खाने के पहले हाथ धोना है, खाने के बाद हाथ धोना है, इस तरीके की बेसिक हाइजीन वगैरह होनी चाहिए। अब ये जो है WHO के द्वारा अडॉप्ट किया गया था 2018 से 25 तक ये चलने वाला है। यहाँ पर WHO का काम क्या है ये हमें समझने की ज़रूरत है। ये डायरेक्टली इम्प्लीमेंट नहीं करने वाली है। इनका काम होता है जो गाइडलाइंस और स्टैंडर्ड्स हैं उनको जनरेट करना। कैसे स्टैंडर्ड्स होंगे, क्या गाइडलाइंस होंगे, उनको जनरेट करेंगे। ये कैपेसिटी बिल्डिंग करते हैं अलग अलग सेक्टर्स की, हेल्थ केयर सेक्टर्स को देखते हैं। साथ में सर्वेलेंस और रेगुलेशन का काम करने वाले हैं। प्रमोट करेंगे जो उनके आइडियाज़ होते हैं उनको प्रमोट करेंगे और टेक्निकल कॉपरेशन देंगे। जो भी बैकवर्ड कंट्रीज़ हैं, जो टेक्निकली बहुत पिछड़ गई हैं कंट्रीज़, उनको हेल्प करेंगे, उनकी इंस्टीट्यूशंस को स्ट्रेंथन करेंगे और उनके जो नेशनल सिस्टम है, उनकी जो गवर्नमेंट्स हैं उनको भी स्ट्रेंथन करने का काम WHO करती है। तो डायरेक्टली इंप्लीमेंट करने का काम WHO नहीं करने वाली है। अब इस लाइन में, इस डायरेक्शन में काम करते हुए इंडिया ने फॉलोइंग स्टेप्स लिए।
सबसे पहले आप देखें तो जल जीवन मिशन लॉन्च करा गया 2019 में, जिसमें वाटर सप्लाई की बात करी गई, हर घर में पानी पहुंचाने की बात करी गई रूरल हाउस होल्ड्स में। फिर स्वच्छ भारत अभियान के बारे में, स्वच्छ भारत मिशन के बारे में आप जानते हैं। 2 अक्टूबर गांधी जी के बर्थडे के दिन 2019 में 36 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में इन्होंने ओपन डेफिकेशन फ्री कर दिया। अब ये ODF फ्री, जो ODF प्लस सेकंड वर्जन चल रहा है स्वच्छ भारत मिशन का। इसके अलावा हर घर में टैप वाटर पहुंचाने के लिए, ड्रिंकिंग वाटर, कुकिंग पर्पस के लिए, हाथ वगैरह धोने के लिए और टॉयलेट के लिए पानी स्कूलों में, घरों में, ये सब पहुंचाने की बात करेगी। 100 डेज कैंपेन फॉर 100% कवरेज में। और फाइनली नमामि गंगे प्रोग्राम के बारे में आप लिख सकते हैं, जिसमें गंगा को साफ करने की बात करी गई है। और जो भी वहाँ पर क्रिमेशन सेंटर्स हैं, जहाँ पर भी जो जलाया जाता है, क्रिमेशन करा जाता है, उसके आसपास के जो इलाके हैं वहाँ पर टॉयलेट कंस्ट्रक्शन करा जाए, ताकि रिवर को डायरेक्टली पोल्यूट ना करा जा सके ह्यूमन वेस्ट और दूसरी जो ह्यूमन रिलेटेड एक्टिविटीज़ हैं उनसे। हमारा अगला आर्टिकल है प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि प्रयोजन के बारे में। रिसेंटली खबर यह है कि 8 इम्यूनिटी बूस्टर प्रोडक्ट्स को ऐड कर दिया गया है, जो जन औषधि केंद्र में मिलने वाले हैं पूरे भारत में। ये जो प्रोग्राम है, ये जो परियोजना है, इसको शुरू किया गया था 2008 में। डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल इसकी देखरेख करता है, इसको कंट्रोल करता है। और डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल आता है आपका मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स के अंदर। इसका बेसिक काम यह है कि जो हेल्थ केयर है उसको बजट में लेके आना है, जो सिटीजन ऑफ इंडिया हैं उनके लिए अफोर्डेबल बनाना है। अब इसमें क्या क्या चीज़ें कवर करी जाती हैं, इसके पहले आप देखिए इम्प्लीमेंटेशन एजेंसी को, तो ब्यूरो ऑफ फार्मा PSU ऑफ इंडिया इसको इम्प्लीमेंट करती है। इसके फीचर्स हैं कि क्वालिटी मेडिसिन मिल पाए भारतीयों को, साथ में ही जो जेनेरिक मेडिसिन है वो भी बनाने का काम किया जा रहा है, ताकि कम से कम पैसे में ज़्यादा से ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो दवाइयाँ हैं वो दी जा सकें। ट्रीटमेंट जो है पर्सन का वो काफ़ी कम पैसों में हो पाए। अवेयरनेस की ज़रूरत है। जेनरिक मेडिसिन के बारे में बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता। लोग ये सोचते हैं कि अगर महंगी दवाई है तो ही अच्छी होगी, तो ही अच्छी क्वालिटी की होगी। तो इस चीज़ को, इस मिथ को हटाने की ज़रूरत है, अवेयरनेस की ज़रूरत है। साथ में पब्लिक इन्वॉल्वमेंट की बात करी जाती है। ऐसे प्रोग्राम जिसमें पब्लिक इन्वॉल्व हो, तो PSU है, चाहे पब्लिक सेक्टर, गवर्नमेंट है, कोऑपरेटिव्स, इन सब का ये काम है कि पब्लिक को इन्वॉल्व करें, अवेयर करें। ज़रा सी बात हम करते हैं ब्यूरो ऑफ फार्मा PSU ऑफ इंडिया की। ये भी 2008 में इस्टेब्लिश किया गया। डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल के अंदर आता है, मिनिस्ट्री है इसकी केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स। 2010 में इंडिपेंडेंट सोसाइटी के तौर पे इसको रजिस्टर कर दिया गया था, सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के तहत। अगली खबर है हेल्थ इन इंडिया रिपोर्ट। सीधी सीधी बात है, इसमें हेल्थ इन इंडिया को एनालाइज करा जा रहा है। तो इसमें हम गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर को स्टडी करेंगे, डिटेल एस्पेक्ट्स देखने वाले हैं। इस रिपोर्ट में इन्हीं चीज़ों के बारे में बताया गया है। हेल्थ इन्फॉर्मेशन ली गई है, रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से भी सेपरेट रिलीजियस कम्युनिटीज़ के बारे में आइडिया लिया गया है, साथ में जेंडर बेसिस एनालिसिस भी किया गया है। यहाँ पर देखने से की फाइंडिंग्स ये मिलती है कि लगभग 7.5%, 7.5% जो भारतीय हैं ये किसी न किसी परेशानी से, किसी न किसी एलिमेंट से सफ़र करते हैं। अगर किसी एक पर्टिकुलर रिलीजियस कम्युनिटी की बात करी जाए, जो पारसीज होते हैं, जो जोरास्ट्रियन कम्युनिटी से है, वो सबसे ज़्यादा एलिमेंट से ससेप्टेबल है, मतलब सबसे ज़्यादा संभावना है उनकी किसी भी एलिमेंट होने की। इसके बहुत से कारण हैं, वो अलग चीज़ है, वो अलग टॉपिक है डिस्कशन का। साथ में अगर हम सेक्स बेस्ड क्लासिफिकेशन की बात करें, तो जो महिलाएं हैं वो ज़्यादा ससेप्टेबल हैं। रूरल एरिया में देखें आप तो लगभग 7.6% विमेन आर ससेप्टेबल टू एलिमेंट्स, और अर्बन एरिया में 10% फीमेल्स आर ससेप्टेबल। उसी की दूसरी तरफ जो मेल हैं 6.1% रूरल एरियाज में और 8.2% अर्बन एरियाज में ससेप्टेबल हैं एलिमेंट्स के। तो आज के इस सेशन में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।